हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का कंक्लूडिंग डिस्कशन होगा। कंक्लूडिंग डिस्कशन इन द सेंस कि इस वीडियो में लास्ट के 4 सेक्शन बचे हुए हैं, 169, 170, 171 एंड 172। 169 एक मेजर जो है सेक्शन है, बाकी 170, 171 एंड 172 बहुत ही नॉर्मल सेक्शन है, बहुत ही छोटे सेक्शन है। और इस तरीके से कंसेप्ट तो फटाफट ओवर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस एंड कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ अब इस चैप्टर को वाइंड अप कैसे करना है, इन द सेंस कि अब इस नोट्स को जैसे कि ये जो नोट्स है बाकायदा ये 2-2, 3-3 पेज के थे, ठीक है। हर एक नोट 7-8 पेज के थे एंड उस पर्टिकुलर नोट्स पे वीडियो बन रहे थे। अब सारे के सारे नोट्स को कंपाइल कर दिया जाएगा। कंपाइल करने के बाद ये जो शीट है हमारी, काय की शीट, क्वेश्चन आंसर वाली, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन काटे, तो जो हमने क्वेश्चन नहीं काटे उसकी एक सेपरेट शीट बन जाएगी। और सेपरेट शीट बनने के बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमको देखने के हैं एंड देन ये नोट्स हैं ये हमको पढ़ने के हैं। बाकी क्वेश्चंस तो जो है वो और रिफाइंड होते जाएंगे और कट होते जाएंगे। वैसे हार्डली क्वेश्चंस इसमें पुट करे हैं, जो क्वेश्चन की शीट बनेगी ना, हार्डली 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको कंक्लूड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में क्या बोला है कि सेक्शन 169 बोलता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे ये एप्लीकेबल जो होता है ना वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। कि जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। और वो कौन से डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में भी हो और जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में भी हो, सभी डायरेक्टर के लिए रिमूवल के लिए 169 लगेगा, ठीक है। अब रिमूव करना है तो जैसे कि डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी राइट रिज़ाइन करने का, वैसे ही एलिजिबल मेंबर्स अगर स्पेशल नोटिस देते हैं कंपनी को तो उनके पास भी स्टैट्यूटरी राइट है रिमूव करने का, ठीक है। तो एलिजिबल मेंबर्स स्पेशल नोटिस देते हैं। स्पेशल नोटिस बाकायदा साइन बाय द मेंबर्स ही होना चाहिए। वो नोटिस जो है एट मैक्स 3 महीने पहले और एटलीस्ट 14 दिन पहले, ठीक है। तो 3 महीने से 14 दिन के बीच के टेन्योर में, ठीक है, कंपनी को नोटिस देते हैं। सिंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर दिया है, ग्राउंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब एलिजिबल मेंबर कौन होते हैं? मेंबर होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग पावर और मेंबर होल्डिंग जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख है, तो 1% ऑफ वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल 5 लाख है, ठीक है। अगर ये स्टैट्यूटरी राइट है कि आप किसी को भी रिमूव कर सकते हो, मेंबर्स किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आर्टिकल ओवरराइड करता है इस पर्टिकुलर राइट को तो आर्टिकल ही अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। स्पेशल नोटिस दिया कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी डायरेक्टर को बोलेगी ये बताते हुए कि देखो हमको तो नोटिस आया है तुझे रिमूव करने का, तुझे कुछ रिप्रेजेंटेशन देना है क्या, तो रिप्रेजेंटेशन दे दे। रही बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, तो उसको अपन बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आता है। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर डायरेक्टर ने लेट फर्निश करा है तो उसको रीड आउट कर लेंगे मीटिंग के अंदर, ठीक है। डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन देने का राइट है, ठीक है। वो कभी रिप्रेजेंटेशन लेट दिया तो डायरेक्टर उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड आउट करेगा। साथ ही साथ AGM में भी डायरेक्टर को राइट है, राइट टू हर्ट, ठीक है। अब राइट टू हर्ट किन किन मैटर्स पे डायरेक्टर को राइट है कि उसको सुना जाए, ठीक है। उसको बोलने का राइट हो, सामने वाला उसको सुने, ठीक है। तो राइट टू हियर, तो उसका राइट्स है कि उसकी बातों को बोला जाए। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उस जिस मैटर्स में उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके बारे में वो बोल सकता है AGM में। साथ ही साथ कुछ अदर मैटर्स है तो कुछ अदर मैटर्स के रिस्पेक्ट में भी बोल सकता है, ठीक है। अब जो कंपनी है जैसे ही रिप्रेजेंटेशन आता है, जो भी है, कभी नहीं भी आया है, जो भी है, कंपनी जो है मीटिंग के, जनरल मीटिंग के एटलीस्ट 7 क्लियर डेज पहले, मतलब कि डेट ऑफ सेंडिंग रिप्रेजेंटेशन, डे ऑफ सेंडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं, सॉरी, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ जनरल मीटिंग, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। डे ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ जनरल मीटिंग वो काट के 7 क्लियर डेज में क्या क्या चीज़ें जानी चाहिए। एक तो स्पेशल नोटिस जाना चाहिए, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपको किसी दूसरे को अपॉइंट करना है जनरल मीटिंग में तो स्पेशल नोटिस टू अपॉइंट अनदर, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जिस भी पर्सन को इधर अपॉइंट करेंगे उसका टेन्योर क्या होगा, उसका टेन्योर जो होगा वो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। तो जो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर है तो वो अनएक्सपायर्ड टर्म तक के लिए जाएगा, ठीक है। पर अगर उस जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट नहीं करा, ठीक है, तो वैकेंसी को फिल करेंगे एज कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4,
ठीक है। अभी जो भी है, ये जो मेंबर्स है, ये मेंबर रिमूव करेंगे जनरल मीटिंग में OR से या SR से। SR से कब होता है? जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेकेंड टर्म हो, ठीक है। पर रिमूव नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे? जब प्रोटीन हो। प्रोटीन मतलब डायरेक्ट प्रो से है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो वो उसके रिमूवल पे ये सेक्शन नहीं लगता। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल है या नॉमिनी डायरेक्टर है, ठीक है। और नॉमिनी डायरेक्टर किसी स्पेशल एक्ट से अपॉइंट हुआ है और स्पेशल एक्ट में रिस्ट्रेन है रिमूवल, तब ये जो है रिमूवल नहीं होता है। तो हमने फटाफट क्या देखा कि जो 7 क्लियर डेज का नोटिस जाता है, मुझे ये ठीक करना है, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। तो इसको ठीक कर लिया गया है कि डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ जनरल मीटिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जनरल मीटिंग नहीं होगी तो वैकेंसी को 161 सबसेक्शन 4 जैसे फिल करेंगे, पर उसी मीटिंग में अगर अपॉइंट कर दिया है तो उसका जो टेन्योर होगा वो अनएक्सपायर्ड टर्म रहेगा, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने समझा है इसको। अब कुछ बात है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में, ये जो हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा है कि यार देखो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अगर अनसब्सटेंशिएट और डेरोगेटरी रिमार्क्स है, मतलब डिफेमेटरी है, तो ऐसे केस में नोटिस के साथ वो सेंड नहीं होगा, क्योंकि नोटिस के साथ हमको सेंड करना रहता है। ऐसे केस में नोटिस के साथ सेंड नहीं होगा, इनफैक्ट ये रीड आउट भी नहीं होगा। ये तभी होगा इफ़ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है तो नोटिस, ठीक है, नॉट सेंड विथ नोटिस, ना तो रीड होगा जनरल मीटिंग में। और साथ ही साथ ये आप अपने बेसिस पे नहीं कर सकते, आपको ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड होगा तो ही, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि ये अनसब्सटेंशिएट और डेरोगेटरी रिमार्क्स है, तो जाके फिर वो जो है वो ऐड नहीं होता है। सी, तो फिर जो ऐसे केस में अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया है कि इस नोटिस में तो अनसब्सटेंशिएट और डेरोगेटरी रिमार्क्स है, तो फिर वो सेंड भी नहीं होगा, ना तो रीड आउट होगा। इसके रिस्पेक्ट में जो कॉस्ट है, एप्लीकेशन की कॉस्ट है, वो ही डायरेक्टर्स को बियर करेगा, ठीक है। अब वो डायरेक्टर बियर करेगा, भले ही वो डायरेक्टर पार्टी हो नहीं हो, पर डायरेक्टर्स बियर करेंगे, ठीक है। अब इसको जाने दो यार, ये क्या नाटक है। अब वो सुबह सुबह का तो रहता है ये सीन, तो ठीक है, चलो ओके, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने देख लिया। और अगर कभी वही है कि अगर टाइम पे अगर सेंड नहीं होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो उसको रीड आउट कर लेंगे जनरल मीटिंग में, ठीक है। कुछ सेलियन फीचर है जो हमको याद रख लेने चाहिए इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में, बाकी सब हम तो पढ़ ही चुके हैं। कुछ सेलियन चीज़ें ये है कि अगर किसी डायरेक्टर को MD से रिमूव करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसकी डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया है, ठीक है। वो एक पोजीशन है, उस पोजीशन से उसको रिमूव करा है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर मत मान लेना, वो ओरिजिनल डायरेक्टर जैसे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और अगर डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो वो कंपेंसेशन आस्क कर सकता है, सब्जेक्ट टू अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे देखे रखा हो, और साथ ही साथ वो सेक्शन 202 का कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंपेंसेशन डिमांड कर सकता है। सो इस तरीके से ये जो है हमारा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हमारा ओवर होता है। उसके बाद अब सिर्फ सब छोटे छोटे सेक्शंस बचे हैं। सबसे पहले कंपनी का रजिस्टर, किसका रजिस्टर है? कंपनी ने रजिस्टर क्रिएट किया है ऑफ डायरेक्टर और KMP, ठीक है। तो देखा जाए तो उसमें कंटेंट जाते हैं, रजिस्टर में कंटेंट जाते हैं, कुछ एडिशनल कंटेंट जाते हैं। जो नॉर्मल कंटेंट है वो तो ठीक है, अब जो कंटेंट जाते हैं उस कंटेंट के बारे में अपन बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते कि आप रजिस्टर के कंटेंट बताओ। बस जो भी है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर जो डायरेक्टर सिक्योरिटीज़ हेल्ड करता है कैश में, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग, तो कैश में जो सिक्योरिटी हेल्ड करता है वो सिक्योरिटी की डिटेल जाएगी। साथ ही साथ वो जो रजिस्टर है उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस करना, ठीक है। तो कंटेंट है, एडिशनल कंटेंट है। एडिशनल कंटेंट में जो सिक्योरिटीज़ वो होल्ड करता है कैश में, वो सिक्योरिटीज़ जाएगी, और कंटेंट तो है ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो रजिस्टर्ड है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस होगा। अब क्या होता है कि रजिस्टर बनाया, रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस है, कंपनी DI-12 से रिटर्न फर्निश करेगी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को। कंपनी DI-12 में रिटर्न फर्निश करेगी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को, ठीक है। जब भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है। AGM से 30 दिन नहीं, AGM से 30 दिन मत मानना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है 30 दिन के अंदर रिटर्न चले जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है मतलब रजिस्टर अपना अमेंड हुआ है, अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर रिटर्न चले जाएगा। या अगर कुछ चेंजेस टेकिंग प्लेस हुए, रजिस्टर में कुछ चेंज टेक प्लेस हुए हैं, तो आपको वही है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है।
वो 30 दिन के अंदर बतानी पड़ेगी। अभी रजिस्टर काहे के लिए बना रहे, रजिस्टर इसलिए बना रहे ताकि मेंबर कभी भी इंस्पेक्ट कर सके, तो इंस्पेक्ट कर सके तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग, क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग की डिटेल भी तो जाती है। अब मेंबर के इंस्पेक्शन की बात है 171 में देके रखी, ठीक है। तो मेंबर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्या बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ, बिजनेस आवर्स में, कोई 24 आवर्स नहीं है, सिर्फ बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन होगा। और साथ ही साथ वो रजिस्टर को AGM में भी कैप्ट ओपन रखेंगे, पर तुमको इंस्पेक्ट करना तो तुम इंस्पेक्ट भी कर लो, बाकी रजिस्टर को AGM में भी रखा जाएगा। मेंबर के पास वैसे राइट है इंस्पेक्शन का, आपने इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई किया, इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मेंबर्स के पास राइट है कि वो एक्सट्रैक्ट और कॉपीज ले सकता है, जिसको 30 दिन के अंदर देखा जाए तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर इनकेस प्रोवाइड नहीं करा तो ऐसे केस में फिर मेंबर जो है रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करेंगे कि देखो ये रजिस्टर के एक्सट्रैक्ट और कॉपीज हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे। फिर ऐसे केस में रजिस्ट्रार इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑर्डर करता है कि रजिस्टर का इमीडिएट इंस्पेक्शन करो। ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, गवर्नमेंट कंपनी पे, मतलब कि मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में रजिस्टर्स ऐसे नहीं बनते, ठीक है। तो ऐसा मानते हुए, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है, ये रजिस्टर नहीं बनते हैं, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगती है। फिर आती रही बात कॉन्ट्रावेंशन की, तो कॉन्ट्रावेंशन के केस में हम समझो कि कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी ने करा है अभी 149 से 172 के बीच में अगर जो भी है सेक्शंस, मतलब चैप्टर 11, ठीक है, चैप्टर 11 का कॉन्ट्रावेंशन क्या है 149 से लेके 172 के बीच में, तो पनिशमेंट कंपनी को भी है और साथ ही साथ ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को भी है, वो है 50,000 से 5 लाख तक की फ़ाइन है, ठीक है। पेनल्टी 50,000 से 5 लाख तक की, 50,000 से 5 लाख तक की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 170, 171 और 172 हमारा होता है ओवर, और हमने जो है 169, 170, 171 एंड 172 ये पर्टिकुलर हमने सेक्शंस पढ़े। सी अब इस पे तो कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, पर जो क्वेश्चंस है वो 169 के ऊपर है, तो हम क्यों ना 169 जो है उसके क्वेश्चन हम देख लें, राइट। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो क्या बोला है कि कंपनी हैज़ इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट, तो कंपनी हैज़ इन इट्स AOA प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 2/3 या उससे ज़्यादा ऑफ टोटल नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो कंपनी हैज़ इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। AOA बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का कम से कम 2/3 तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होना। अब जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है कैन रिमूव इन जनरल मीटिंग, इसको रिमूव कर सकते हैं क्या जनरल मीटिंग में? नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटीन में आ जाता है, ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले कंक्लूजन देखते थे, कैन नॉट बी रिमूव्ड। अब इसका एक बार थोड़ा बहुत प्रोविजन देख लेते, कैसा बोला है कि 169(1) ये बोलता है कि कंपनी जो है OR से डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, ठीक है, नॉट बीन डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर 242, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर 242, ये भी लिख लो, क्योंकि ऐसे केस में फिर हमको स्पेसिफिक पता रहेगा कि चलो ट्रिब्यूनल कब अपॉइंट करता है। तो इसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर दिया है इसको, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242, राइट। और ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, 1 सेकेंड, 169(1) प्रोवाइड दैट कंपनी जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से रिमूव कर सकता है डायरेक्टर को नॉट बीन डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर 242। वो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बाकी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे। और इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता अगर कंपनी अवेल्ड इटसेल्फ ऑफ द ऑप्शन, where the company availed itself shall not apply where the company availed itself of the option given to it under section 163 to appoint not less than, ठीक है। तो ये फिर ऑप्शन अवेलेबल अप्लीकेबल नहीं होता अगर कंपनी ने इटसेल्फ जो है ऑप्शन दिया है, ठीक है, कंपनी अवेल इटसेल्फ ऑफ द ऑप्शन गिवन टू इट अंडर सेक्शन 163 टू अपॉइंट
2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट केस की पूरी बात हो गई. एंड डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग. तो अगर वैसे अपॉइंट हुए हैं तो जनरल मीटिंग में रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ इतना खास नहीं था ये क्वेश्चन. ठीक है, बट हाँ इसमें ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 एंड साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ही देंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन. मिस्टर स्टबन इज अ डायरेक्टर ऑफ डाउटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ही अलॉन्ग विद अदर 2 डायरेक्टर, उसके साथ 2 अदर डायरेक्टर बीन रनिंग द कंपनी को रन कर रहे हैं फॉर द पास्ट 20 ईयर. कंपनी को रन कर रहे विदाउट डिक्लेयरिंग द डिविडेंड और गिविंग एनी बेनिफिट. तो कोई डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करा है, कोई शेयर होल्डर को बेनिफिट भी नहीं दिया है. शेयर होल्डर फ्रस्ट्रेट हो गए. तो सम शेयर होल्डर आर डिजायरस ऑफ गिविंग नोटिस टू पास अ रिजोल्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर फॉर हिज रिमूवल एज अ डायरेक्टर. तो सम शेयर होल्डर आर डिजायरस ऑफ गिविंग नोटिस, तो उनकी इच्छा हो गई कि चलो यार नोटिस दो टू पास अ रिजोल्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर for his removal as director in the AGM of the company to be held in the month of December 19. State the procedure. क्या प्रोसीजर होगी? ठीक है, तो कोई ग्राउंड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, उनके पास राइट है. ठीक है, तो ऐसे केस में ग्राउंड्स कुछ भी है, कुछ डिटेल प्रोसीजर है, तो सिंपल सी बात है. सबसे पहले तो स्पेशल नोटिस तो लगेगा ही लगेगा. स्पेशल नोटिस लगेगा जहाँ पे एलिजिबल मेंबर होने चाहिए. तो अगर रिजोल्यूशन पास कराना है, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव डायरेक्टर और टू अपॉइंट समबडी इन द प्लेस ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, तो स्पेशल नोटिस 3 महीने से लेकर 14 दिन के बीच में दे देना. ठीक है, ये अपना हो गया. अब सेंडिंग द कॉपी ऑफ नोटिस टू द डायरेक्टर. अब नोटिस की कॉपी डायरेक्टर को भी आएगी. ये तो हमने पढ़ा ही था कि जब रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन, ये नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन है, तो रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन की नोटिस आया है कि भैया रिजोल्यूशन पास कराओ इसके रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टर को भी जो है सेंड होगा. ठीक है, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर द कंपनी फॉरवर्ड सेंड अ कॉपी सेंड करेगा टू द डायरेक्टर कंसर्न एंड द डायरेक्टर वेदर और नॉट ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, भले ही वो मेंबर हो नहीं हो जो भी, शैल बी इंटाइटल्ड टू बी हर्ड ऑन द रिजोल्यूशन. तो वो भी इंटाइटल्ड है कि उसको भी सुना जाए. ठीक है, उसके पास राइट है रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, तो वेयर नोटिस हैज़ बिन गिवन ऑफ अ रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर, वेयर नोटिस हैज़ बिन गिवन ऑफ अ रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर. ठीक है, अगर नोटिस दे दिया है, अगर नोटिस उनको दे दिया गया है ऑफ अ रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर, क्या चलो डायरेक्टर को रिमूव करना है, एंड द डायरेक्टर कंसर्न मेक द रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल इफ द टाइम परमिट्स इट टू डू सो in any notice of the resolution given to the members of the company state the fact of representation. 1 second, डायरेक्टर का राइट है टू रिप्रेजेंटेशन. हमने क्या पढ़ा इसके पहले? हमने ये पढ़ा कि यार देखो कॉपी ऑफ नोटिस डायरेक्टर को जाएगा. अब वेयर नोटिस हैज़ बीन गिवन ऑफ अ रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर एंड डायरेक्टर कंसर्न मेक विथ रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन दिया इन राइटिंग टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर, और उसने रिक्वेस्ट करा कि मेंबर्स को भी नोटिफाई करा जाए. द कंपनी शैल इफ द टाइम परमिट, तो कंपनी अगर टाइम परमिट करता हो तो टू डू सो इन एनी नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन गिवन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो नोटिस के साथ स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नोटिस के साथ रिप्रेजेंटेशन के फैक्ट भी चले जाएंगे. ठीक है, साथ ही साथ send a copy of representation to every member of the company to whom notice of meeting is sent. जिसको नोटिस सेंड हुआ है तो सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर. सी, या तो इन एनी नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन की नोटिस के साथ स्टेट करेंगे फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो रिजोल्यूशन की नोटिस के साथ फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेंड कर दिया, या तो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सबको सेंड कर दी जिसे हम नोटिस ऑफ मीटिंग भी सेंड कर रहे हैं. तो नोटिस के साथ स्टेट करा फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड, तो नोटिस में भी इन एनी नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन गिवन टू मेंबर स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नोटिस के अंदर फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया, साथ ही साथ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर टू हुम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंड. ठीक है, तो स्पेशल नोटिस के साथ कॉपी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जाएगा, साथ ही स्पेशल नोटिस के साथ कंसिस्ट होगा फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ा कि इन एनी नोटिस स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो कंसिस्ट फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. बाकी पूरी जो कॉपी है वो कॉपी तो साथ ही साथ जाएगी ही जाएगी. ठीक है, तो
तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। इफ़ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट सेंड, अगर कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इनसफिशिएंट टाइम था, डायरेक्टर में विदाउट प्रिजुडाइज टू हिज राइट टू बी हियर्ड, ठीक है, orally required that the representation shall be read out at the meeting. The director may without prejudice to his right to be heard orally, डायरेक्टर के राइट अफेक्ट नहीं हुए हैं, उसको अगर रीड करना होगा तो रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर ये प्रोसीजर देखी है, तो इतना कुछ खास नहीं था इसमें, तो इसको भी कट कर देते हैं, राइट। और जो है हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर ऑफ मेसर्स ABC, तो एक्स शेयर होल्डर है ABC का, जो होल्ड करा 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के, वांट टू गिव स्पेशल नोटिस टू द कंपनी, स्पेशल नोटिस देने कंपनी के फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर M अ डायरेक्टर ऑफ मेसर्स ABC विदाउट स्टेटिंग रीजन इन द नोटिस, वेदर एक्स इज इंटाइटल्ड टू डू सो। ठीक है, तो बिना कोई रीज़न देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर एक्स ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर दिया है, मीन्स कि 1% ऑफ पेड अप कैपिटल, मेंबर होल्डिंग 1% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 लाख विच जो भी है, ठीक है, तो मेंबर होल्डिंग 1% ऑफ पेड अप कैपिटल और 1% ऑफ वोटिंग पावर और मेंबर्स हैविंग पेड अप कैपिटल 5 लाख, तो इधर पेड अप कैपिटल तो 5 लाख है और ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ग्राउंड स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वही है कि अगर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल है, डायरेक्टर अगर कंपनी ने ऑप्ट किया है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करे बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या नॉमिनी डायरेक्टर है, तो इनको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इधर तो कम से कम एक्स जो है इंटाइटल्ड टू डू सो है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और ओके, सबसे पहले एंड में देख लेते हैं, एक्स इज इंटाइटल्ड टू गिव स्पेशल नोटिस। अब इंटाइटल्ड कैसे है, तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करा है। ठीक है, तो यही है कि OR से रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टर, पर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, वो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड, 169(1) बोल रहा है, वो तो रिमूवल के लिए है। ठीक है, कि वो OR लग जाएगा, रिमूवल के लिए OR लग जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव डायरेक्टर, तो स्पेशल नोटिस चाहिए रिमूव करने के लिए या तो किसी दूसरे को अपॉइंट करने के लिए, एट अ मीटिंग एट विच ही इज रिमूव। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए कि किसी दूसरे को अपॉइंट करने के लिए उसकी जगह तो स्पेशल नोटिस लगेगा। अब ये जो नोटिस है ये 3 महीने से 14 दिन के बीच का नोटिस होना चाहिए। ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। और सेक्शन 115 इधर क्या आ गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी प्रोविजन कंटेन इन दी एक्ट और आर्टिकल, ठीक है, ऑफ अ कंपनी, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स हैविंग पेड अप वैल्यू अप टू 5 लाख रुपीज़। क्या बोला है, वेयर सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट और इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड बाय ऑफ एनी रेजोल्यूशन, तो जहाँ भी जिस भी जगह एक्ट में वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट और द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, जहाँ भी कुछ भी लिखा हो कि स्पेशल नोटिस ज़रूरत है स्पेशल नोटिस की फॉर रिजोल्यूशन, नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और पेड अप कैपिटल 5 लाख। ठीक है, तो और होल्डिंग शेयर्स हैविंग पेड अप कैपिटल 5 लाख, तो स्पेशल नोटिस इनके थ्रू ही भेजे जाते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट इन केस ऑफ LIC वर्सेस एस्कॉर्ट लिमिटेड दैट अ मेंबर गिविंग स्पेशल नोटिस नॉट बाउंड टू गिव रीजन, ग्राउंड की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स में बोल के रखा है। ठीक है, अब इन द प्रेजेंट केस भी 5 लाख के क्राइटेरिया तो पूरा करा है, टैक्स इंटाइटल्ड है, तो इधर लिख लेते हैं कि ग्राउंड की जरूरत नहीं है, LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स में बोल के रखा है। अब जो होता है कि इस तरीके से जो है हमने ये वाला क्वेश्चन भी काटो, इतना कुछ खास नहीं था क्वेश्चन ये। ठीक है, ओके, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज नेम्ड एज द डायरेक्टर फॉर लाइफ, तो डायरेक्टर फॉर लाइफ अपॉइंट करके रखा है। ठीक है, तो इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ABC विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2012, AOA
also provide that he cannot be removed by member in general meeting. Some of the member want to remove by passing OR. State with reference to the provisions, क्या इसको रिमूव कर सकते हैं? तो ठीक है, देख लेते हैं कि इसको रिमूव कर सकते हैं क्या. तो हाँ, रिमूव तो कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार. प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ 169(1). ओके, क्योंकि अगर देखा जाए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड दैट ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द मेंबर इन जनरल मीटिंग. ओके, तो सबसे पहले इधर ही हमको पढ़ना पड़ेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बोल के रखा है, तो आर्टिकल अल्ट्रा वायर्स हो गया और ये तो वॉइड हो गया. ठीक है, तो आर्टिकल अल्ट्रा वायर्स है, आर्टिकल वॉइड है, हम तो रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एक्शन को लिख लेते हैं. तो आर्टिकल ही इधर रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो हमको तो पता ही था कि आर्टिकल में अगर ऐसा करके रखे तो आर्टिकल तो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, आर्टिकल वॉइड हो जाएगा. ठीक है, चलो इसका एक बात देख लेते हैं. 169(1) क्या बोलता है, कंपनी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, पर वो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ उसका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ही देंगे. ठीक है, अगर प्रोविजंस इन दी आर्टिकल्स, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्ररी है स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, तो वो अल्ट्रा वायर्स दी एक्ट एंड नॉट हैविंग इफेक्ट. आर्टिकल का कोई इफेक्ट ही नहीं है. इन द गिवन केस पूरा इन्होंने बता दिया और कंक्लूजन बता दिया कि प्रोविजन जो है वो कॉन्ट्ररी में है. ठीक है, और आर्टिकल का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और जो शेयर होल्डर रिमूवल तो कर सकता है. काटो इस क्वेश्चन को, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में भी. ओके, अगला क्वेश्चन. एक्स a 15% shareholder of the company, 15% shareholder, see, 15% shareholder of a company and other shareholder have lost confidence in the MD of the company. He is the director, is not liable to retire by rotation. अब वो ऐसा डायरेक्टर है कि वो नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, तो नॉन रोटेशन डायरेक्टर है. ठीक है, तो मिस्टर एक्स, अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड अदर शेयर होल्डर हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द MD ऑफ द कंपनी. इज अ डायरेक्टर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड वॉज री अपॉइंटेड एज MD फॉर 5 years. को MD अपॉइंट किया फॉर 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. इन द लास्ट जनरल मीटिंग, एक्स सीक योर एडवाइस टू रिमूव द MD आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर. स्पेसिफाई द स्टेप्स. तो स्टेप्स ही तो है, तो स्टेप्स तो हम पहले भी पढ़ चुके थे. ठीक है, स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं. इट इज नेसेसरी टू स्टेट द रीज़न. वो रीज़न भी स्टेट करने की जरूरत नहीं है. LIC वर्सेस स्कॉट में बोल के रखा है, LIC वर्सेस स्कॉट में बोल के रखा है कि मेंबर गिविंग अ स्पेशल नोटिस इज नॉट बाउंड टू गिव द रीज़न फॉर द रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन, ठीक है, नॉट बाउंड टू गिव द रीज़न फॉर द रिजोल्यूशन, कि हमको ऐसा रिजोल्यूशन क्यों पास करवाना है, तो इसका रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. अब सी, क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या बोल रहा है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड, जिसके पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और टर्नओवर दे के रखा है 90 करोड़. देयर आर 5 डायरेक्टर, 2 डॉक्टर. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. ठीक है, तो अब समझो, पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 90 करोड़, 5 डायरेक्टर है जिसमें 2 है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. ZA वॉज अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years. तो जो ZA है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया, वाइल जो AZ है वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ, और सब्सिक्वेंटली वो 5 साल के लिए री अपॉइंट हुआ 1 अगस्त 2017 से. अब अगस्त 2019 को कंपनी वांट टू रिमूव बोथ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्या कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, कोई एक्सेप्शन में तो आती नहीं है. तो सबसे पहले कंक्लूजन देख लेते हैं. कंपनी कैन रिमूव बोथ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, हाउएवर समझो इसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया है, रिमूवल करना है. ठीक है, टू रिमूव AZ स्पेशल रिजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड. जैसे कि इसमें AZ को रिमूव करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा. कंपनी साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 149 सबसेक्शन 4. और साथ ही साथ 149 सबसेक्शन 4 की अगर जो है क्राइटेरिया को फुलफिल भी तो करना है हमें. ठीक है, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, और अनलिस्टेड कंपनी में तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए. ठीक है, तो ठीक है भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख सकते हैं, इसको पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट बना के
लिख सकते हैं। 1 सेकेंड। सी, तो वही बात आ गई है कि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था कि 169 वन ऑफ द कंपनीज हैव प्रोवाइडेड दैट कंपनी जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, बट डायरेक्टर अगर ट्रिब्यूनल द्वारा अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 242 तो उसको रिमूव नहीं कर पाएगी। रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट देंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर सेकेंड टर्म के लिए ऐसी जो भी हमको चीज़ें दिख रही है उसके रिस्पेक्ट में हमें जो है पर्टिकुलर उसके रिस्पेक्ट में हमें स्पेशल लिखना पड़ेगा कि चलो इधर से स्पेशल रिजोल्यूशन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो वो पर्टिकुलर्स आपको वो चीज़ों का ध्यान आना ज़रूरी है पॉइंट्स को पढ़ के ही। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, रिमूवल की बात आ रही है, स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा, ये सब चीज़ें। इन द प्रेजेंट केस की पूरी बात कर दी क्योंकि ये दो प्रोविजंस की ज़रूरत थी। इन द प्रेजेंट केस करके इसी के प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस इन द प्रेजेंट केस को रिलेट करते हुए कंक्लूजन दे दिया। ठीक है अब आती बात अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की। काट देना चाहिए क्योंकि ये वो पर्टिकुलर वो वाले पोर्शन को उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन था ये, स्पेशल रिजोल्यूशन पे आ गया, रेयर क्वेश्चन था, नए नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है अब ये जो आ गए हैं हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आ गए हैं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमारे कितने हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है हमारे अराउंड 4-5 कितने हैं? 4 क्वेश्चन है हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 4 है। अभी भी देख लेते हैं इसमें कि कौन से कट करना है कौन से नहीं करना है, पर इसके पहले हमारे नोट्स का सारा कामकाज ओवर हो गया है। तो सबसे पहले हम जो है हमारे नोट्स को कंपाइल कर लेते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो तो अपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सो मिस्टर राम हैव बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड। अब सी, इधर जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ना, इसमें देखा जाए तो सबका ही मिक्स रहेगा, राइट। सारे जो भी हमने इतना भी अभी तक पढ़ा है, अभी तो हमने सारे सेक्शन वाइज पढ़े हैं। ठीक है, अब हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में ब्लेंड मिलेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो या तो हम ऐसा करते हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले या तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम हमारे रिवीजन में भी डालेंगे। जब हम अगले सेट ऑफ रिवीजन वीडियो डालेंगे जो फुल फ्लेज इस पे ही होगा, नोट्स के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, तो हम जो है वो नोट्स के बेसिस पे होगा, तो बाकायदा हम नोट्स को तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन जो मार्कअप करे थे वो तो थे ही थे, साथ ही साथ ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर राम हैव बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ड्यू टू इज होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस एज एमडी इन इट्स होल्डिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड। तो राम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, काय के लिए इसको एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर अपॉइंट करा है? ड्यू टू हिज होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस एज एमडी, क्योंकि उसने अपना ऑफिस होल्ड कर रखा था एज एन एमडी इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तो बाय वर्च्यू ऑफ डायरेक्टरशिप इन होल्डिंग कंपनी, ये बाय वर्च्यू ऑफ डायरेक्टरशिप इन होल्डिंग कंपनी याद आ रहा है? सेक्शन 167 देखते हैं। सेक्शन 167 हमने कुछ ऐसा पढ़ा था सेक्शन 167 में, ये पढ़ा हमने एच वाला पॉइंट कि बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग और सीज टू होल्ड ऑफिस, क्योंकि वहाँ से सीज हो गया है तो यहाँ से वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब अपन देखते हैं। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिस्टर राम was offered by HXL Limited to join company as managerial personnel on a very good package. He was offered the said position on the term that he has to resign. उसको ABC से रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसने नोटिस दे दिया, समझ रहे हो? रेजिग्नेशन वाला पॉइंट भी आ रहा है, उसने नोटिस दे दिया इन राइटिंग टू द कंपनी। तो ठीक है, वैकेंसी तो हो जाएगी क्योंकि वहाँ से वो सीज हो गया है, तो वैकेंसी भी हो जाएगी क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि अगर आपको ABC से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको HSL में जाना है तो ABC से उसने रिज़ाइन कर दिया तो उसकी पोजीशन X से भी तो वेकेंट हो जाएगी। अब बताओ कि राम ने राइटिंग में नोटिस सर्व किया है बाय मेल। ठीक है, मेल से उसने सर्व करा है। अब हमको ये देखना है, हमने ये पढ़ा था रेजिग्नेशन पे कि मेल से नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि मेल से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। एंड थ्रू पोस्ट टू हिज रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में इसने पोस्ट करा है 1/2/2019 को। ठीक है, तो नोटिस तो देते ही हैं। ठीक है,
हीज नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन स्पेसिफाइड द डेट 15/2/2019। तो ठीक है, तो जो भी लेटर है, जो डेट स्पेसिफाइड करके रखी है वही देखा जाएगा, डेट गिवन इन नोटिस, क्योंकि रेजिग्नेशन तो 1/2 को ही रिसीव हो गया था। ठीक है। हाउएवर ड्यू टू प्रेशर इन HSL लिमिटेड ही जॉइन द कंपनी ऑन 13/2। अब ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, HSL लिमिटेड से बहुत प्रेशर आ रहा था कि आप प्लीज़ हमको ज्वाइन करो, आपने ABC से आपने रिमूवल करा है, आपने रेजिग्नेशन की डेट 15/2 को डाली है, पर आपको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रेशर आ रहा था वहाँ से, तो उसने 13/2 को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, रेजिग्नेशन की इफेक्टिव डेट के पहले ज्वाइन कर लिया। समझ रहे हो। एनालाइज एंड इंटीग्रेट एंड अप्लाई इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट। एनालाइज करो और इंटीग्रेट करो एंड अप्लाई इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर राम, होल्डिंग, लीगल पोजीशन बताना, होल्डिंग द डायरेक्टरशिप इन एक्स लिमिटेड आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस एज MD इन ABC। तो ABC होल्डिंग है, ABC होल्डिंग है, ठीक है, ABC होल्डिंग है, तो वहाँ से सीज हुआ है, तो यहाँ से भी वैकेंसी तो क्रिएट हो जाएगी। तो उसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप इन एक्स लिमिटेड इज इनवैलिड, क्योंकि सीज टू होल्ड ऑफिस इन ABC लिमिटेड एंड ही इज लायबल टू वेकेट। ठीक है। अब अगर इफ यू फंक्शन एज अ डायरेक्टर, अगर वो फिर भी डायरेक्टर जैसा फंक्शन करता है नोइंग कि इसकी वैकेंसी थी, ही शैल बी पनिशेबल फिर विद इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे केस में फिर इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा। ठीक है, ऑफ 1 लाख से 5 लाख इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही होगा 1 साल का, साथ ही साथ 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन है। तो यही था कि इन्होंने बाकायदा कॉन्ट्रावेंशन की भी बात इन्होंने इधर कर दी है। ठीक है, चलो ओके। अब ज्वाइनिंग ऑफ HXL लिमिटेड ऑन 13/2/2019। तो अब ये ज्वाइनिंग इफेक्टिव डेट के पहले ज्वाइन करना, ये समवॉट समझना पड़ेगा कि यार इफेक्टिव डेट के पहले ज्वाइन कर सकते क्या, नहीं कर सकते वैसे तो। देखते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ HXL इज नॉट वैलिड एज हिज रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द डेट या स्पेसिफाइड विच इज लेटर। ठीक है, तो ज्वाइनिंग बिफोर द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन इज इनवैलिड। तो इसको बाकायदा इधर लिख लेते हैं हम हमारे नोट्स में, तो इसको भी इधर लिख लिया है। ठीक है, कि इफेक्टिव डेट 15/2/2019 है और ज्वाइनिंग ऑफ HSL लिमिटेड ऑन 13/2 ये कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अगर हम देखें तो 167(1) को बता दिया कि उसके बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस। ठीक है, तो समझते हैं। चलो, प्रोवाइड दैट द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वेकेट इन केस, तो डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो जाएगा इन केस ही हैविंग बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उसको अपॉइंट किया गया था एज अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस, क्योंकि उसने ऑफिस होल्ड करा था या अदर एम्प्लॉयमेंट जो भी है, कहाँ पे होल्ड करा था, ऐश में होल्ड करा था। ठीक है, वहाँ से वो सीज हो गया है, तो वैकेंसी 168 बोलता है कि डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है ऑफिस से, डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम दिस ऑफिस आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी, बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम। जैसे उसको नोटिस रिसिप्ट होता है, उसको नोट करता है, ठीक है, बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस टेक द नोट, और बाकायदा इंटीमेट करता है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर। DI-12 में वो बोर्ड को इंटीमेट करना तो जरूरी है। ठीक है, और रेजिग्नेशन का इफेक्टिव डेट बता के रखा है। अब सी मैंने इधर जो बात करी थी ईमेल की, तो ईमेल वाला कोई कंसर्न नहीं है, ईमेल ऐसा कोई नाटक नहीं है, आप जो है बाकायदा ईमेल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो एक पॉइंट था वो पॉइंट इधर भी क्लियर हो गया है कि आप ईमेल से भी इधर कर सकते हो। ठीक है, चलो इन द प्रेजेंट केस, ठीक है, इन द प्रेजेंट केस की बात कर दी कि राम को अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर ड्यू टू होल्डिंग, क्योंकि उसने वो MD होल्ड करा था होल्डिंग कंपनी में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम राम को HXL से ऑफर आया। ठीक है, अब ही वॉज ऑफर्ड द सेट पोजिशन दैट ही हैज़ टू रिज़ाइन, किसको ABC से रिज़ाइन करना पड़ेगा। राम सर्व्ड नोटिस राइटेड टू द कंपनी बाय मेल और थ्रू पोस्ट टू हिज रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, और उसका रेजिग्नेशन उसको 15 तारीख को रिसीव हुआ, प्रेशर के कारण उसने 13 तारीख को ज्वाइन करा। तो ये हमने कंक्लूजन ड्रॉन किया है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा है, कुछ इतना खास नहीं था, इस क्वेश्चन को काट देते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन को हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन देखते से ही हम इंटरलिंकिंग क्रिएट कर पा रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस, और ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें थी, वो छोटी छोटी चीज़ें हमने पुट डाउन कर ली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अपन काट देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम
पढ़ रहे। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग अपॉइंटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मिस्टर पर्सन टुगेदर विद वन ऑफ हिज रिलेटिव, ओके, पर्सन जो है टुगेदर विद वन ऑफ द हिज रिलेटिव, पर्सन जो है वो रिलेटिव के साथ टुगेदरली मिलके 3% ऑफ वोटिंग पावर XYZ में हेल्ड करता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड हिम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सी, पर्सन टुगेदर विद रिलेटिव होल्ड कर रहा है 3% ऑफ वोटिंग पावर इन XYZ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी जो है उसने अपॉइंट करा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरियाज में देखें, ठीक है, जहाँ पे हमने क्राइटेरिया पढ़ा था वहाँ पे हम समझो कि इसमें जो है पर्सन कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता, जो भी है कैश का प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें तो थी। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप वो 2 प्रीवियस ईयर तक वो हेल्ड नहीं कर सकता। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि पर्सन और रिलेटिव अगर मोर देन पर्सन या विद रिलेटिव अगर कंपनी में मोर देन इक्वल टू 2% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है तो फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता, तो नहीं आता। तो कंक्लूजन तो पहले का तो यही है। अच्छा, इसमें कंक्लूजन दे के रखा है क्या? ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अच्छा, इसमें पॉइंट वाइज दे के रखा है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, पर फिर भी इसको हम लिख लेते हैं। ये कोई सी MTP में आएगा, चलो इसको ही लिख लेते हैं कि ये इस पर फोकस करना जरूरी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन याद हो तो। अब ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसका 5 स्मॉल शेयर होल्डर है। अपॉन रिसीविंग अ नोटिस फ्रॉम 400 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर हैज रिफ्यूज टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, तो ABC लिस्टेड कंपनी 5 स्मॉल शेयर होल्डर है। अपॉन रिसीविंग अ नोटिस of 400 of such small shareholder has refused to appoint a small shareholder director under section 151। अब देखो ये 1/10 हो रहा है क्या? हमने स्मॉल शेयर होल्डर में पढ़ा था कि 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है, या 1000 स्मॉल शेयर होल्डर जो भी कम हो वो एटलीस्ट नोटिस दे सकता है। ठीक है, अब इधर जो है 5 आ रहे, 5 का 1/10 तो 500 होता है, तो 1/10 तो नहीं हुआ और 1000 भी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में रिफ्यूज़ल वैलिड है। देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इन केस एप्लीकेशन रिसीव बाय 400 हैंस रिफ्यूज़ल इज इन ऑर्डर। ठीक है, हाउएवर इट मे ऑप्ट टू हैव अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर सुओ मोटो। हाउ, अच्छा, ओके। अब ये है कि भले ही इफ रिफ्यूज़ल अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए, पर फिर भी कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो सुओ मोटो भी जा सकता है और अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, मिस्टर डी हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। ओके, तो एडिशनल डायरेक्टर तो नहीं बन सकता, उसको एडिशनल डायरेक्टर बना दिया तो भैया नहीं बन सकता। उसका टेन्योर है, उसका टेन्योर क्या होता है? अप टू द नेक्स्ट AGM और द लास्ट डेट ऑन विच AGM ऑट टू हैव बीन हेल्ड। ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ डी एज एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट वैलिड। डी का एडिशनल डायरेक्टर बनना वैलिड ही नहीं है क्योंकि ही फेल्स टू गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम कट करते हैं, कुछ ना खास क्वेश्चन नहीं था। ओके, चलो। द प्रमोटर्स ऑफ मेसर फ्रंटलाइन लिमिटेड, द प्रमोटर ऑफ फ्रंटलाइन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। प्रपोज टू हैव स्ट्रेंथ एज 11। ठीक है, दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक द MD होल टाइम डायरेक्टर नॉट लायबल टू। ठीक है, स्ट्रेंथ है 11। दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक द MD एंड होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। Advise the following matters: maximum number of person who can be appointed as director not liable to retire by rotation। तो ऐसे केस में 13 who can be appointed as director not liable to, 13 का 2/3 कितना हुआ? अगर हम देखें 13 का 2/3 हुआ है 8.6, मतलब कि 9। तो 3 डायरेक्टर हो सकते हैं नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब देखते हैं, समझो इधर क्या बोल के रखा है कि स्ट्रेंथ है 11। They also propose to make MD और होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो देखो दो चीजें, दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक MD। अब इधर वो क्या बोल रहे हैं कि हमको MD और होल टाइम डायरेक्टर को प्रपोज करना है कि वो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन बने। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको MD और होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में समझना पड़ेगा, ऐसे केस में डायरेक्टर 11 माने कि 13 माने?
सी इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। अच्छा कंक्लूजन, अच्छा पॉइंट वाइज है। ओके तो क्या बोला है इसमें? ओके बोला है अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 11 डायरेक्टर 8 डायरेक्टर शुड बी डायरेक्टर हुज पीरियड इज लायबल टू बी डिटरमाइंड बाय रोटेशन। ठीक है, तो इधर हमको समझना पड़ेगा, ये वर्ड्स में खिले हैं। दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक एमडी और होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक, तो सबसे पहले रोटेशन नॉन रोटेशन पे जाके हम पर्टिकुलर ये वाले एक्सट्रैक्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स के बीच में गैम्बल था, चलो पर ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। अब सेकंड क्या है, हाउ मेनी रिमेनिंग डायरेक्टर विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन एवरी ईयर। तो 8 का 1/3 कितना हुआ, 8 डिवाइड बाय 3, तो एटलीस्ट 2.6 मतलब 3 डायरेक्टर। वो रोटेशन डायरेक्टर थे 8, तो 3 तो नॉन रोटेशन है और 3 रिटायरिंग भी है। देख लेते हैं, 3 डायरेक्टर शैल बी रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, अब फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, उसके थर्ड वाले क्वेश्चन करने से पहले हमने बाकायदा इसको जो है बाकायदा इधर हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है हमारी तरफ से। ये इसको थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा ताकि जो है बेटर तरीके से शो हो वो। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 11 है। दे ऑल्सो प्रपोजिंग टू मेक एमडी और होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो क्या है, डोंट बी कंफ्यूज। आंसर में क्या बोल के रखा है कि स्ट्रेंथ 11 है और ये प्रपोज कर रहे हैं कि इनको, ठीक है, टू मेक एमडी और होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। वो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, दे प्रपोज टू मेक एमडी होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब सी, डोंट बी कंफ्यूज, दे आर नॉट अपॉइंटिंग। बस ये तो प्रपोज कर रहे हैं कि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन बना दे। तो ये कोई अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपॉइंट कर रहे होते तो हम 11 की जगह 13 कर देते। ठीक है, दे आर जस्ट प्रपोजिंग टू मेक देम नॉन रोटेशनल, तो हमको सिर्फ 11 का ही 2/3 करना है। ठीक है, यही था। अब फॉर द पर्पज ऑफ 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, सर्टन नॉमिनेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम नॉमिनी कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। One of the nomination was rejected by the director as it was received after sending the notice of AGM। कि AGM का नोटिस रिसीव होने के बाद नॉमिनेशंस आए, एंड दैट टू आफ्टर द वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे ऑन विच नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो नॉमिनेशन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नॉमिनेशन रिसीव करे तो नॉमिनी कैंडिडेट, ठीक है, तो नॉमिनेशंस आए पर वो वर्किंग आवर्स के बाद है। अब क्या करेंगे, सेक्शन 160 लग जाएगा। राइट, सेक्शन 160 लग गया। सी, अब अगर अपन देखें तो पर्सन जो है या तो खुद से या कोई सा अदर पर्सन, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ठीक है, तो मेंबर ऑफ एनी अदर पर्सन कैंडिडेचर का नोटिस दे सकता है। पर्सन ऑफ ओन, ठीक है, या तो मेंबर ऑफ एनी अदर पर्सन, तो मेंबर दे सकता है किसी दूसरे पर्सन का कैंडिडेचर नोटिस दे सकता है। 14 दिन का नोटिस जाता है, जनरल मीटिंग एटलीस्ट 14 दिन पहले तक का नोटिस जाता है। ठीक है, जनरल मीटिंग होने के 14 दिन पहले जाता है। तो इधर अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ नॉमिनेशन रिसीव हुए टू नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। वन ऑफ द नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बाय द डायरेक्टर। और नॉमिनेशन जो है डायरेक्टर ने रिजेक्ट करा क्योंकि वो रिसीव हुआ आफ्टर सेंडिंग द नोटिस ऑफ द AGM एंड दैट टू ऑफ द वर्किंग। हमने हमारे नोटिस भेजने के बाद, ठीक है, हमारे नोटिस भेजने के बाद जो है ये रिसीव हुआ, हमें AGM का नोटिस भेजने के बाद कैंडिडेचर रिसीव हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, कैसे 160, मेंबर ऑफ अ कंपनी और पर्सन प्रपोजिंग हिमसेल्फ शुड गिव नोटिस ऑफ 14 days टू कंपनी बिफोर जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले देना है। ये नहीं बोला है कि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के पहले देना है, ये तो सिर्फ 14 दिन पहले देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में ये देखें कि यार ये भले ही नोटिस जो दे रहे हैं, ये जो नोटिस दे रहे हैं ये आफ्टर सेंडिंग दी नोटिस, या भले अपना जो कैंडिडेचर का जो है नोटिस दे रहे हैं वो आफ्टर सेंडिंग नोटिस ऑफ द AGM, वो आफ्टर सेंडिंग नोटिस ऑफ AGM दे रहे हैं। पर हो सकता है ना कि जो कैंडिडेचर का नोटिस दे रहे हैं वो एटलीस्ट 14 दिन पहले दे रहे हों। ठीक है, हो सकता है। तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा कि सेक्शन 160 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी आर एज टाइम लिमिट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, देयरफॉर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट नॉमिनेशन रिसीव फॉर अ रीजन
दैट इट इज़ रिसीव आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो कि उसको ऑफिस आवर्स के बाद मिला है। ऐसा कोई लिमिटेशन डायरेक्टर ऐसा 160 में बोला भी नहीं है, तो ऐसा कुछ रिजेक्ट नहीं कर सकते नॉमिनेशन। पर सजेस्टेड आंसर में इसका आंसर डिफरेंट है, तो हमको क्या करना है? तो एक बार इसके हमको जो है बाकायदा हमको जो इसका RTP नवंबर 18 देखना पड़ेगा और सजेस्टेड आंसर इसका देखना पड़ेगा मई 18 का। लेट्स सी, ये है हमारा सजेस्टेड एंड ये जो है हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सर्टेन नॉमिनेशन रिसीव हुए फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। वन ऑफ द नॉमिनेशन वॉज रिजेक्टेड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो रिसीव हुआ था आफ्टर सेंडिंग ऑफ द नोटिस, आफ्टर सेंडिंग द नोटिस ऑफ AGM। तो आफ्टर सेंडिंग द नोटिस, AGM का नोटिस के बाद, ठीक है, और बाद में रिसीव हुआ, ठीक है, आफ्टर सेंडिंग द नोटिस ऑफ AGM एंड डेट टू आफ्टर द वर्किंग आवर्स। और वर्किंग आवर्स के बाद हो सकता है कि नोटिस जैसे हमने 1 बजे भेजा तो 2-3 बजे भी मिल सकता था, तो चल जाता, पर ये तो रात के 8 बजे के बाद मिला, मतलब आफ्टर वर्किंग आवर्स मिला, तो अब क्या करेंगे? इधर क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 अ पर्सन हु इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ 152, ठीक है, बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट इन एट एनी जनरल मीटिंग इफ़ ही हैज़ नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द मीटिंग। अगर उसने एटलीस्ट 14 डेज मीटिंग के पहले, ठीक है, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग लेफ्ट एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में नोटिस उसने भेजा हो जहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है अपना कैंडिडेचर। इन द इंस्टेंट केस एक नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया बाय द डायरेक्टर एज इट वाज रिसीव आफ्टर सेंडिंग द नोटिस ऑफ द AGM। तो ये मानना पड़ेगा, ये मानो कि इधर जो है, इधर एज्यूम करो कि इधर जो नोटिस सेंड हुआ है, वो नोटिस जो सेंड हुआ है वो 14 डेज पहले ही सेंड हुआ है। तो नोटिस सेंड करने के बाद, और समझो क्या बोल के रखा है कि नोटिस सेंड करने के बाद एंड आफ्टर द वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे ऑन विच द नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव। तो 14 दिन पहले हमको रिसीव हो जाना चाहिए, 14 दिन पहले रिसीव हो जाना चाहिए। तो वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे ऑन विच नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव, तो ये लास्ट डे जब तक नॉमिनेशन हमको रिसीव हो जाना चाहिए, उसके बाद वर्किंग आवर्स के बाद रिसीव हुआ है, तो ऐसे केस में जो है कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर वैलिड है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर इस पे ध्यान देना जरूरी है कि वर्किंग आवर्स ऑन द लास्ट डे, जहाँ जब तक हमें नॉमिनेशन रिसीव हो जाना चाहिए उसके भी वर्किंग आवर्स के बाद, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा कि हमको हमारे नोट्स में एक चीज़ और ऐड ऑन करनी पड़ेगी। क्या ऐड ऑन करनी पड़ेगी? कि जो नोटिस रिसीव हो रहा है हमें, जो नोटिस हमें रिसीव हो रहा है वो लास्ट डेट के बाद नहीं होना चाहिए, वो वर्किंग आवर्स के बाद नहीं होना चाहिए, लास्ट डे के। तो इधर, ठीक है, इधर जो है कि 14 डेज जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले, ठीक है, ऐसा बोल के रखा है। इधर ये भी याद रखो कि लास्ट डेट जो है उसका वो वर्किंग आवर्स के बाद, नोटिस शुड नॉट बी रिसीव आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे, ये लिख लो ऐसा। इसको हमने एक एग्जाम्पल से ले लिया गया है कि अगर हमारी लास्ट डेट 2 मार्च है तो नोटिस शुड नॉट बी रिसीव आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ 2 मार्च। सो इस तरीके से जो हमारा है कंटेंशन वो भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं कि सजेस्टेड पे ध्यान देना है, ठीक है, सजेस्टेड, सजेस्टेड फॉलो करो, राइट। चलो हाँ चलो ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंपनीज टू 18 फ्रॉम 11 बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर थ्रू पासिंग सिंगल रिजोल्यूशन। तो सिंगल रिजोल्यूशन से आप एडिशनल डायरेक्टर तो कर सकते हो अपॉइंट, क्योंकि जनरल मीटिंग का जो रिजोल्यूशन है उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक रिजोल्यूशन में जो है सिर्फ एक ही डायरेक्टर अपॉइंट होता है। बाकी देखा जाए तो एडिशनल डायरेक्टर जो है, आप एडिशनल डायरेक्टर बाकायदा जो है आप एक रिजोल्यूशन से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो, बट सिंस 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो जाएंगे तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन भी लग जाएगा। देखते, कंपनी को अल्टर करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एज पर सेक्शन 14, और इंक्रीज करेगा ना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आपने आर्टिकल अल्टर करा, ठीक है। कंपनी अपॉइंट कर सकता है मोर देन 15 डायरेक्टर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन टू स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंगली कंपनी कैन कॉल जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन। मोर देन 1 डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 162 कंप्लाइड विथ। तो इधर कायदे से इतना 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए क्योंकि 15 से ज़्यादा अपॉइंट हो रहे हैं, और एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा जिसके थ्रू जो है हम सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं।
सो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन ओवर होता है। बट फिर भी ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो है बोर्ड रिजोल्यूशन के बारे में जिक्र ही नहीं किया है। वो बोला है कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 162 वाज कंप्लाइड विद। सेक्शन 162 तो इधर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो एक बार ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। बाकी वर्किंग आवर्स के रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट समझ लिया है। ठीक है, तो उसको बार बार केटर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया है। ये वाले पॉइंट पे स्पेसिफिक हमको समझना पड़ेगा कि इसमें बोर्ड रिजोल्यूशन के बारे में बातचीत करनी हुई है। और साथ ही हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इधर तो प्रपोज कर रहे थे कि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को, ठीक है, डायरेक्टर बनाया जाए, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। इनको अपॉइंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो 11 का 11 ही रहेगा वो। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें थी। ओके, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन इसमें डिस्प्यूटेड है। लास्ट 2 क्वेश्चन अब हमारे बचे हैं, क्यों ना इसको हम फटाफट खत्म करते हैं। तो वीजीपी लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। ठीक है, मिसेस जैस्मिन, अब देखो 100 करोड़ है तो सिंपल से बात है वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी आती है। वो वॉज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ पीडीएस, वो पीडीएस की प्रमोटर है। अब ये पीडीएस कौन है? जॉइंट वेंचर ऑफ वीजीपी। तो वीजीपी की जेवी, मतलब कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एसोसिएट है। ठीक है, तो ये जो है वीजीपी की एसोसिएट की प्रमोटर है और इसको जो है वॉज अपॉइंटेड एज वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ वीजीपी। वीजीपी लिमिटेड हैज फॉलोइंग प्रपोजल टू रिमूव मिस्टर जेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु वाज रीअपॉइंटेड फॉर अ सेकेंड टर्म। तो उसको रिमूव करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। ठीक है, टू अपॉइंट मिस्टर एन नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो टू अपॉइंट मिस्टर एन अ नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टू अपॉइंट मिसेस जैस्मिन एज इंडिपेंडेंट कम वुमेन डायरेक्टर। अब मिसेस जैस्मिन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है क्या? पहले केस है तो हमने पढ़ा कि रिमूव करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। तीसरा है कि जैस्मिन को जो है, सब सिंपल सी बात है, इधर हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वालिफिकेशंस वाला क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, जिसमें हमने देखा था कि आप प्रमोटर हो तो नहीं बन सकते। और रही बात है जेवी की, तो जेवी भी हमने पढ़ा था कि जेवी इज़ अ एसोसिएट कंपनी, जेवी इज़ अ एसोसिएट कंपनी। तो ऐसे केस में जैस्मिन नहीं बन सकती, इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, एक बार हम आंसर देख लेते हैं। एग्जामिन, हमको क्या एग्जामिन करना है? वैलिडिटी ऑफ अबर प्रपोजल। अबर प्रपोजल की वैलिडिटी देखनी है। और साथ ही साथ कि एक नॉमिनी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, ये भी हमने शायद देखा था कि नॉमिनी डायरेक्टर, ओके, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ अबर प्रपोजल की तो हमने बात कर ली। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, पहले ये देख लेते हैं। चलो, ये कंक्लूजन की बात करें तो प्रपोजल टू रिमूव मिस्टर जेड वैलिड है, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, और रिमूव करने से पहले बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ही देंगे। रिमूवल की बात करी है तो ठीक है, 169(1) की भी बात इन्होंने कर ली है। ओके, फिर दूसरा है कि प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर एन अ नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वैलिड नहीं है क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। जैस्मिन को इंडिपेंडेंट का वुमेन डायरेक्टर बना रहे हो, ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है, पर जैस्मिन को अगर वुमेन डायरेक्टर बना रहे हो तो वो चलेगा। वेदर मिस्टर एन कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पीडीएस, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो पीडीएस का बन सकता है क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो नॉमिनी जो है वीजीपी का नहीं बन सकता, पर पीडीएस का तो शायद बन सकता होगा, क्योंकि नॉमिनी ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता, सब्सिडियरी एसोसिएट इनका सबका तो बन सकता है। पीडीएस कौन है? अब पीडीएस अगर हम देखें तो पीडीएस जो है जेवी है। ठीक है, तो वो वहाँ का बन सकता है क्या? देख लेते हैं। देर इज नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, मिस्टर एन कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पीडीएस लिमिटेड। ठीक है, पीडीएस का बन सकता है, ये हमने बात कर ली है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटाइटल्ड है फॉर स्टॉक ऑप्शन, नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटाइटल्ड नहीं होता, नॉट इंटाइटल्ड फॉर स्टॉक ऑप्शन। तो ये जो पॉइंट है, हमको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि नॉमिनी ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता। तो समझने वाली बात यह है कि उस कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर उसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ इसमें नहीं थे, ऊपर नीचे वाले सवाल थे ही नहीं। बस रिमूवल की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हम रीअपॉइंट कर रहे हैं सेकेंड टर्म में, तो उसको अगर रिमूव करना है तो बाकायदा स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ही देंगे। एमडी होल टाइम डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वैसे भी अपॉइंट नहीं कर सकते, और डायरेक्टर
हु इज और वॉज अ प्रमोटर, अगर कैश का प्रमोटर है तो वो तो वैसे भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एसोसिएट कंपनी इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। तो ये जो हमने सारी बात करी है इसी को ही प्रोविजन के फॉर्म में पुट करके इसके बाद इनके कंक्लूजन्स को लिख दिया गया है। तो कुछ इतना क्वेश्चन खास नहीं था और ये क्वेश्चन को भी हम काट सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन अब हम जो है पढ़ रहे हैं। स्टेट द लीगल प्रोविजंस एज टू वैलिड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द गिवन सिचुएशन। Siksham Limited was formed for promoting the girls' education with 15 directors in its board. Due to expansion of its objective at a large scale, company increased the strength of its director to 20 without passing special resolution. तो स्ट्रेंथ 20 तक कर सकते हैं बिना पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि ये जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इन्हेंस तो आप कर सकते हो, राइट। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का इन्हेंसमेंट है ये सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है। एक बार चेक कर लेते हैं फर्स्ट का आंसर। ओके, क्या बोला है इसमें, कंपनी में, ठीक है, लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी इन सेक्शन 8 कंपनी प्रोवाइडेड दिस कंपनी हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट। ठीक है, कैन अपॉइंट 20 डायरेक्टर विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। प्रोवाइडेड वो 137/92 का कंप्लायंस करे तो। ठीक है, कबीर वॉज अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ रॉबर्ट अब्रॉड गया था पर कम बैक टू इंडिया टेम्परेरीली, इंडिया में आया टेम्परेरीली एंड वापस वो इंडिया के बाहर चले गया। तो रॉबर्ट जैसे ही इंडिया में आया उसका टेन्योर खत्म हो गया कबीर का कायदे से देखा जाए तो। पर वो अगर वो कंट्री से वापस चले गए तब क्या करें, तो हम अल्टरनेट डायरेक्टर वाले प्रोविजन पे आते हैं। वहाँ पे अगर कुछ नोटिंग की ज़रूरत होगी तो हम नोटिंग भी कर लेंगे, राइट। क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्टरनेट डायरेक्टर में हमने यही पढ़ा था कि जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आता है और उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कम बैक टू इंडिया, अब इधर क्या है, रॉबर्ट अब्रॉड गया था, कम बैक टू इंडिया and leave country again, thus becoming unable to transact business. Hence, alternate director would continue for such temporary period. अगर वो leave country again, thus becoming unable to transact business, hence alternate director would continue for such temporary period. तो उस temporary period के लिए alternate director को भी continue रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हमको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें नई चीज़ें, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट डाउन भी कर लिया गया है क्योंकि इसमें इस केस में पूरा आंसर उल्टा ही निकला है कि रॉबर्ट गोज अब्रॉड, इंडिया में आया टेम्परेरीली, ठीक है, एंड लीव्स द कंट्री अगेन। तो इधर ये माना गया है कि टेम्परेली इंडिया में आया है, वो ट्रांजैक्ट नहीं कर पाया बिजनेस को, तो ऐसे केस में जब वो टेम्परेली भी इंडिया में आया ना तो भी वो अल्टरनेट डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, तीसरा, PQR लिमिटेड हु फेल्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रीवियस ईयर 18-19 अपॉइंटेड खुराना एज डायरेक्टर इन जुलाई 19। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। जैसे बोला है कि PQR लिमिटेड, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बाकायदा, हमको जाना पड़ेगा 164 वाले सेक्शंस में। फिर हम एक बार 164 वाला सेक्शंस देखते हैं जहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने 164(2) पढ़ा था। ठीक है, 164(2) पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पर्सन जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे फॉर द कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर, और कंपनी जो फेल्ड है, ठीक है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे फॉर कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर, इधर भी फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं। ठीक है, अपॉइंट करा है उन्होंने खुराना को एज डायरेक्टर। अब सी, एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, इफ अ कंपनी कमिट्स डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ने डिफॉल्ट करा है इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, किसी पर्सन को अगर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है पर्टिकुलर, अगर हम ये वाला प्रोविज़न देखें तो ये वाला प्रोविज़न तो इसको तो नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था ये, बट फिर भी इस पर क्वेश्चन आ गया। क्या है कि PQR लिमिटेड जिसने फेल करा है टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर,
अब उन्होंने मिस्टर खुराना को अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर इन जुलाई 19। तो उन्होंने खुराना को अपॉइंट किया डायरेक्टर जुलाई 19 में, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब डिफॉल्ट तो है, भले ही वो डिफॉल्ट 3 साल तक कंटिन्यू नहीं रहा पर डिफॉल्ट तो हुआ है। तो देखो क्या है 164(2) ये बोलता है, एक प्रोविजन है ऐसा कि इफ अ कंपनी कमिट डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो भी पर्सन को अपॉइंट करा है डायरेक्टर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेगा। मतलब अगर मैंने कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, वो पर्सन को अपॉइंट किया है जुलाई 2019 में अगर उसको अपॉइंट किया है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो उसको अपॉइंट किया है तो पहले 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। मतलब कि जुलाई 19 में अगर उसको अपॉइंट किया है, ठीक है, जुलाई 19 में अगर उसको अपॉइंट किया है तो जनवरी 20 तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर वैलिड है अप टू जनवरी 20, इधर जनवरी 19 बोल के रख दिया, तो जनवरी 20 तक वैलिड है अपॉइंटमेंट। तो इसको बाकायदा नोट्स में भी अपडेट कर देते हैं कि ये जो है वो जनवरी 20 तक पर्टिकुलर जो अपॉइंटमेंट है ये अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा, राइट। सो इस तरीके से जो है हमने हमारे सारे क्वेश्चंस को ओवर कर लिया है, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने मार्क डाउन कर लिया है। अब जब जो है हमारा बस आखिरी काम ये है कि सबसे पहले तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन को कट डाउन कर दो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हमने केटर कर लिया है, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में भी हमने वो पर्टिकुलर चीज़ को नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि वापस वो अगर इंडिया के बाहर जा रहा है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए भी अल्टरनेट डायरेक्टर रहेगा। और फिर ये जुलाई 2019 वाली चीज़ भी बाकायदा हमने जो है नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो इसको अगर नहीं भी लेंगे तो चलेगा। रही बात आती है डिस्प्यूटेड की, तो डिस्प्यूटेड वाला पर्टिकुलर पोर्शन ले लेते हैं हम। सो हार्डली ऐसे अराउंड 10 क्वेश्चन लेकर चले हैं हम, ठीक है, जो हमको देखने रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 12 है, 3 एंड देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 16 क्वेश्चन में भी छटनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार में हमने जो है अराउंड हमारे जितने भी क्वेश्चन थे 94 क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन में से हमने 16 क्वेश्चन निकाले हैं। इन 16 क्वेश्चन, ये टॉप 16 क्वेश्चन अपने को ये करने के हैं, साथ ही साथ हमको नोट्स पढ़ने का है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर ओवर हो गया है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल गई होगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।